आपका मेरे चैनल बीसी क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 ठोस अवस्था पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल बीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और शुरू करते हैं चैप्टर 1। इसमें सबसे पहली हेडिंग है ठोस अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अणु, परमाणु या आयन। ठीक है। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण पिरवल अंतराअणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ये ठोस अवस्था की परिभाषा है, इसे ध्यान से पढ़ना। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण पिरवल अंतराअणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं, मतलब जो संकुलित रहते हैं, तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब हम इसे सरल तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने माना यहाँ पर कोई एक पदार्थ है, मैंने मान लिया ये एक पदार्थ है। अब पदार्थ में यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो धातु भी हो सकती है या यहाँ पर प्लास्टिक भी हो सकती है। जब पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है तो पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। मैंने क्या बोला? यहाँ पर कोई भी एक पदार्थ है, उसमें कुछ भी हो सकता है, धातु, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। तो जब पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है तो वो अवस्था क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर एक जल है, जल का गलनांक हमेशा कमरे के ताप से कम होता है, इसलिए जल हमेशा द्रव अवस्था में होता है। आपको समझ में आया? अब इसकी अगली हेडिंग है ठोसों का वर्गीकरण। ठोस दो प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। इसमें है इसकी डेफिनेशन क्रिस्टलीय ठोसों की। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन का एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, मतलब एक वो व्यवस्थित रहते हैं, मतलब जुड़ रहते हैं, तथा इन निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावर्ती होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ व्यवस्था होती है तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब हम इसे एक पैराग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर हम इसका एक पैराग्राफ बनाते हैं। हमने एक पैराग्राफ बना लिया पूरा। अब जो इसके कण हैं, इसमें ये कहता है क्रिस्टल ठोस में अवयवी कण जो इसके कण हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होने मतलब है जैसे यहाँ पर
आप देख सकते हैं इसके जो कण हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो कण हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे जो इसकी कण है आप देख सकते हैं बिल्कुल एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये कण है ऐसे बिल्कुल ऐसे ये नीचे कण आएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ तैयार हो चुका है। अब इसके मैं आपको एक डेफिनेशन के द्वारा समझाता हूँ सीधे पढ़कर। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक परमाणु या आयनिक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आपको ये दिख रहे हैं ये कण एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे ऊपर तो आप साइड में देख सकते हैं जिस प्रकार ये कण है पूरे पैराग्राफ में ये कण इसी प्रकार व्यवस्थित होंगे तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब ये लगातार बढ़ते रहते हैं, या तो ये इस दिशा में बढ़ सकते हैं या आप देख सकते हैं ये नीचे दिशा में बढ़ सकते हैं। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घप्राचरी व्यवस्था होती है। दीर्घप्राचरी मतलब ये एक लंबी व्यवस्था होती है, या तो आप देख सकते हैं इसके नीचे लंबी हो सकती है व्यवस्था, जिस साइड में लंबी एक लंबी व्यवस्था हो सकती है तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है। जैसे हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टलीय ठोस हैं। ये एक कुछ उसके उदाहरण थे। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में कहता है इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघुपराश्रयी होती है, अर्थात इनमें कणों के व्यवस्थित क्रम अनियमित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, क्रिस्टलीय ठोस अनियमित रहते हैं। हम इसे भी एक पैराग्राफ से समझते हैं। जैसे हम एक इसका पैराग्राफ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका एक कोई पैराग्राफ बन रहा है। जैसे ये अब जो इसके कण हैं वो अनियमित रहते हैं, अनिश्चित होते हैं। जो इसके कण हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। इसमें समझाया था इसके संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघुपराश्रयी होती है। मतलब कि लघुपराश्रयी होती है कि कितनी भी लंबी हो सकती है। जो इसकी एक संरचना है ये कितनी भी बड़ी और कितनी भी लंबी हो सकती है, अर्थात इसमें कणों की व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं। जैसे आपको दिखा ये बिल्कुल क्रम में है लगे हुए, लेकिन ये अनिश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण बताएं। जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये कुछ उसके उदाहरण हैं। क्रिस्टल का घनत्व, इस पर सवाल आते हैं एग्जाम में। आपको मैं इसका क्रिस्टल का घनत्व बताता हूँ क्योंकि इन पर सवाल आते हैं अक्सर एग्जाम में। क्रिस्टल का घनत्व रो, क्रिस्टल का घनत्व क्या हुआ, रो हो गया यहाँ पर। और सूत्र है रो बराबर जेड गुणा एम बट्टे ए की पावर 3 गुणा एन ए। ये यहाँ पर हो गया सूत्र। रो तो हो गया जी आपका क्रिस्टल का घनत्व, जेड है आपका प्रति इकाई
पीड़ित इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर जो m है सूत्र में, यह है परमाणु भार, परमाणु भार। उसके बाद दे रखा है आपको a, यह है इकाई सेल के किनारों की लंबाई। और जो कि Na दे रखा है, Na का मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23। हम इसे बोलते हैं आवोगाद्रो। क्या बोलते हैं इसे? आवोगाद्रो, आवोगाद्रो संख्या। क्या है ये? आवोगाद्रो संख्या। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, अवयवी कणों का मतलब है परमाणु, अणु अथवा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। आपको अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, मैंने इसके लिए एक और डेफिनेशन आपके लिए तैयार करी है। अथवा करके, अथवा x, y तथा z तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, जैसे जो क्रिस्टलीय होते हैं उसका एक चित्र दिखाया, उस पर आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। क्रिस्टलों के अवयवी कणों को बिंदुओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो ब्लू ब्लू बिंदु हैं उसे क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आप चित्र को देखते रहिए। जैसे x, y तथा z तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। जो जालक है वो एक क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। आप बिंदु देख सकते हैं, उस पर ब्लू ब्लू बिंदु होंगे, उनसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसमें तीनों बीमाओं में बराबर बराबर दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार की होती हैं। इसमें आप डेफिनेशन को ध्यान से देखना। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों बीमाओं में बराबर बराबर दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अब मैं आपको एक पैराग्राफ के जरिए से समझाता हूँ। आपको एक चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे एक क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा वह समूह, ये मैंने एक वर्ग बना लिया। अब मैंने इसके अंदर एक दूसरा वर्ग बना लिया। यहाँ पर वर्ग बनाकर आप इसमें देख सकते हैं वह समूह। यहाँ पर तो मान लिया हमने बीटा, अल्फा, और ये हमारा होगा यहाँ पर गामा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टल जालक का एक छोटे से छोटा वो भाग है जिसमें तीनों बीमाएं कौन कौन सी हो गई? एक
एकक कोशिका मतलब जाल क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा छोटा वो भाग है जिसमें तीनों बीमाओं में बराबर बराबर दोहराने पर एक संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तीनों बीमाएं कौन कौन सी हो गई? बीटा बीटा अल्फा गामा। संपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहलाती हैं। आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है, यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें सरल घनीय एकक कोशिका। इसे एससीसी के नाम से भी एग्जाम में आ सकती है। इसे पढ़ते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। आप इसमें देख सकते हैं पैराग्राफ में ये बोलता है एकक कोशिका जिसके अवयवी कण अवयवी कण केवल कोशिका के किनारों पर, आप देख सकते हैं कोशिका के किनारों पर अवयवी कण जो उपस्थित होते हैं उन्हें घनीय एकक कोशिका कहते हैं। आप देख सकते हैं जो अवयवी कण हैं वो सरल घनीय एकक कोशिका मतलब एक अवयवी एकक कोशिका पर हैं, उसके कोनों पर उपस्थित हैं। इसे ही एकक सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। इसमें उसकी कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन है नीचे। प्रति इकाई सेलों में कणों की संख्या एग्जाम में ये रखने के लिए आ सकती है, इसे भी ज़रूर याद रखना। तो आप देखेंगे इसके कोने के पर उपस्थित होते हैं कितने? 8। 8 गुणा 1/8। जब 8 से 8 काटेंगे तो इसका आंसर ये आएगा 1। इसे कहते हैं सरल घनीय एकक कोशिका एससीसी। इसमें सेकंड है केंद्रित एकक कोशिका। नंबर 1 है इसमें वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं आपको एक पैराग्राफ से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक वर्ग ले लिया, फिर मैंने इसके अंदर एक दूसरा वर्ग बना लिया, इसके अंदर एक हमने दूसरा वर्ग बना लिया। ये कहता है वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित हों। जैसे ये तो होगा इसके कोने, आपको ग्रीन पेन से अच्छा खासा दिख रहा होगा अब। जैसे ये होगा इसके कोने, 8 कोने हो गए। ये कहता है उपस्थित होते हैं केंद्रित मतलब उसके कोनों के अलावा अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। अब इसकी कहाँ भी, जैसे यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं, या यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं, या यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं, या यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं, ये कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। ये क्या कहलाती हैं? केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। यह कै प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है इसमें, नंबर ए है इसमें अंतःकाय, या तो उसे अंतः पढ़ा जा सकता है या काय के नाम से आता है, काय केंद्रित एकक कोशिका। इसे बीसीसी के नाम से एग्जाम में आ सकती है। इसे पढ़ते, यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो यह अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अब हम इसे एक पैराग्राफ के जरिए समझते हैं। जैसे हमने एक वर्ग बना लिया, फिर हमने एक और इसका वर्ग बना लिया। ये एक इसका वर्ग बन गया। अब यहाँ पर हमने कोनों पर एक उपस्थित क्या हो गए? अवयवी कण हो गए। अब अवयवी कण कहता है उसके बीज केंद्र में उपस्थित हो। बीज केंद्र में कहाँ पर? बीज केंद्र में उपस्थित हो। जैसे यहाँ पर उपस्थित हो, यहाँ पर उपस्थित हो तो क्या कहलाती है? बीसीसी कहलाती है, या हम इसे बोल सकते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। इसका बी है इसमें
इसका बी है इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका FCC यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हो तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब हम इसे भी एक पैराग्राफ के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक वर्ग बना लिया। पहले यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग बनाने के बाद इसके अंदर हमने एक दूसरा वर्ग बना लिया। यहाँ पर के हमने एक दूसरा वर्ग बना लिया। यहाँ पर हम एक दूसरा वर्ग बनाते हैं। अब इसके अवयवी कण जो कोने हैं, कोनों के अलावा पहले हम इसके अवयवी कण कोनों पर बनाते हैं। घेरे अवयवी कण इसके कोनों पर बन चुके हैं। अवयवी कण हैं इसके कोनों पर ये अवयवी कण बन चुके हैं। ये कहता है अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक एक कोष्ठिका के प्रत्येक फलकों पर उपस्थित हो। अब इसके फलक कौन कौन से हो गए? इसके फलक क्या होगा? जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फलक हो गए। अब मैं आपको एक डिब्बा दिखाता हूँ। जैसा एक डिब्बा मैंने मान लिया एक ट्यूब है, तो इसके कितने फलक हो गए? जैसे 1 2 3 4 5 और एक के 6। तो ये काय पर उपस्थित होते हैं? फलकों पर उपस्थित होते हैं। जैसा अब आपको अपने चित्र में कैसे दर्शाना है, जैसे मान चलो एक हमारा फलकों पर उपस्थित होते हैं 2 3 4। अब क्या आपके फलकों पर उपस्थित होते हैं। अब आपको दो कहाँ पर दर्शाने अवयवी कण? वो 2 अवयवी कण आपको यहाँ दर्शाने हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, या इसे FCC कहते हैं। इस पर भी सवाल आते हैं FCC पर। आप देखेंगे प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या 8 गुणा उसके जो कणों पर था वही आ गया यहाँ पर 1/1 आ गया, प्लस वहाँ पर फलकों पर उपस्थित तो कितने थे 6, यहाँ गुणा 1 to 1। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये आपको समझाई नहीं जा सकती। जैसे आपने 8 से 8 काटा, 2 से यहाँ 3 काटा, तो आपका आ गया 4 + 3, यहाँ पर आ गया 1 + 3, तो आपका आंसर आ गया 4। C अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित रहते हैं। अब मैं आपको एक पैराग्राफ के जरिए इसमें समझाता हूँ। फलकों पर भी केंद्र रहते हैं। मैंने माना मैंने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया। अब मैंने इसके अंदर एक दूसरा वर्ग बना लिया। यहाँ पर दूसरा वर्ग बनाने के बाद दूसरा वर्ग बनाते हैं। यहाँ पर आपका ये दूसरा वर्ग बन चुका है। अब इसके कोनों पर क्या उपस्थित होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये रे इसके अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब इसके अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। वो बोलता है फलकों पर 2 केंद्रित और उपस्थित होते हैं। तो वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं आप यहाँ दर्शा सकते हैं। जैसे एक तो वो यहाँ पर उपस्थित होता है, दूसरा नीचे उपस्थित होता है। इसमें अवयवी कण कोनों पर के किन्हीं 2 विपरीत, इसके कोनों पर आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से हो रहे हैं। इसके कोनों पर किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, फलक क्या होते हैं? फलक जैसे मैंने अभी आपको ट्यू दिखाया था। जैसे एक तो होगा इसका ये फलक प्लस एक ये फलक, तो ये क्या होगा? इसके दोनों फलकों पर उपस्थित होते हैं। इसके दोनों फलकों पर उपस्थित होते हैं। अंतः एकक कोष्ठिका कहलाती है। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको ये भी याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी थी? 8 गुणा 1/8 प्लस कितने थे? 2 फलक पर 2 गुणा 1/2। अब जब आप इसे 2 से 2 काटेंगे और 8 से 8 काटेंगे तो 1 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2।
ठीक है। उसके बाद है आपके लिए थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, FFC विन्यास के लिए कोरों की लंबाई a तथा त्रिज्या r में संबंध, इसमें संबंध दर्शाया गया है लंबाई में और त्रिज्या में। आप देख सकते हैं कोष्टक 2 छोटा कोष्टक r प्लस r माइनस बराबर क्या होता है, a होता है। क्या होती है, कोर की लंबाई होती है। आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 आपके लिए कल अपलोड होगा। आप मेरे चैनल पर नहीं तो आप मेरे चैनल बेसिक क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक